नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के हमारे जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। अब इसका अर्थ समझिए। सबसे पहले जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इसका मतलब क्या है? नीति से क्या मतलब है? नीति से मतलब होता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या पॉलिसी है? और निदेशक तत्व से मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत। तो नीति निदेशक तत्व का मतलब ये हो गया पॉलिसी। नीति का मतलब पॉलिसी और निदेशक तत्व का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? जो हमारे भारतीय संविधान में जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बताइए कि जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। केसी वेयर ने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो जो केसी वेयर है, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया है, ठीक है। निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित यानी कि यदि इनका हनन हो रहा है तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इनका हनन होने पर ऐसा नहीं है कि इनका हनन हो रहा है तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता, नहीं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। इसलिए जो है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार है, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 37 में निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, ठीक है। मूलभूत यानी कि इसका मूलभूत आधार है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना, विधि यानी कि कानून, ठीक है, विधि यानी कि कानून, और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। इस भाग में, यानी कहने का मतलब है इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जितने जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, जितने भी इसमें समाहित सिद्धांत हैं, उनको लागू करना किसका? राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 37 यह कहता है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जो राज्य है जन कल्याण, तो लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 38 इस संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। जैसे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। धन और उत्पादन के संकेंद्रण को रोकने का अधिकार, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये सब क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 39 में इस संबंध में बात की गई है। अब इसमें एक चीज ये देखिए, जहां पे ये दिया है धन और उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना। अब संकेंद्रण से क्या मतलब है? संकेंद्रण से मतलब है किसी चीज का एक ही जगह जमाव हो जाना, या किसी भी वस्तु का एक ही व्यक्ति के पास हो जाना। तो ये क्या है? ऐसा नहीं होगा कि धन एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित हो जाएगा, कि सारा धन उसी के पास आ जाएगा या उत्पादन उसी के पास आ जाएगा। तो इस संकेंद्रण को रोकना, धन और उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना। तो संकेंद्रण का मतलब है जमाव, किसी चीज का जमा हो जाना, एक जगह किसी चीज का इकट्ठा हो जाना एक ही जगह, यानी कि किसी व्यक्ति के पास धन और उत्पादन
एक ही व्यक्ति के पास आ जाना, तो इस चीज के संकेंद्रण, इसे रोकना, तो यही बताया गया है, धन और उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना। ठीक है। और पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात की गई है, किसमें? अनुच्छेद 39 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A, इसमें क्या बोला गया है? समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39A में इसके बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। इसे ही गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह अनुच्छेद एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुच्छेद 40 को। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में यह बात की गई है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं यानी कि काम करने के लिए उचित और सुरक्षित स्थान हो, ठीक है, उसमें आराम भी मिले और उचित वेतन भी मिले। ठीक है, अच्छा वेतन भी मिले, उचित वेतन भी मिले, तो इस संबंध में इसमें बात की गई है। और मातृत्व सहायता, और 42 में क्या है? मैटरनिटी लीव यानी गर्भावस्था के दौरान माँ को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। ठीक है, यह भी अनुच्छेद 42 में बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है? जो उचित कार्य स्थल हो कार्य करने के लिए, उसमें आराम भी हो, ठीक है, और उचित वेतन भी मिले, एवं मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान यानी मैटरनिटी लीव, गर्भावस्था से लेके बच्चे के जन्म तक सुरक्षा एवं सहायता दोनों प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा एवं सहायता दोनों प्रदान करना। तो ये क्या है? अनुच्छेद 42 में इसके बारे में बात की गई है। कई बार एग्जाम्स में आता है, बताइए मैटरनिटी लीव से संबंधित किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो बात की गई है अनुच्छेद 42 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। ठीक है, जितने भी कर्मचारी, जो भी श्रमिक है, उनको निर्वाह वेतन। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी श्रमिक हैं, जो भी मजदूर हैं, उनकी सहभागिता उद्योगों के प्रबंधन में। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है। जो ये अनुच्छेद 43B है, इसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। इस चीज को भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था, जो कि सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, तो एक समान सिविल संहिता यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बात की गई है। इसमें क्या है कि जो भी कानून होगा वो सभी धर्मों के लिए एक समान होगा, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। इसमें ये बात की गई है UCC में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे अनुच्छेद 44 में दर्शाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति है और जो अन्य कमजोर वर्ग के हैं, इन्हें शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना इनके। ठीक है,
अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? स्वास्थ्य के लिए नशीली दवाइयाँ जैसे शराब, ड्रग आदि पर प्रतिबंध तथा पोषण आहार का स्तर बढ़ाना और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या है? स्वास्थ्य के लिए जो ये नशीली दवाइयाँ हैं, शराब है, ड्रग्स है, इन पे प्रतिबंध लगाए सरकार, और जो है पोषण आहार का स्तर बढ़ाए और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 47 में सरकार के कर्तव्य के बारे में बात की गई है कि सरकार जो है स्वास्थ्य के लिए जो नशीली दवाइयाँ हैं, शराब है, ड्रग्स है, इन पे प्रतिबंध लगाए और पोषण आहार का स्तर बढ़ाए और जन स्वास्थ्य की स्थिति के लिए बेहतर काम करे कोई। तो इसमें सरकार के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बात की गई है, यानी कि कृषि को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 48 में इस संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में बात करता है। तो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जो वन है और जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करने के संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, यानी कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलगाव के बारे में बात करता है। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। यदि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव रहेगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलगाव। अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में जो बात की गई है वह बात की गई है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देख लेते हैं निदेशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जो निदेशक तत्व हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ये गैर न्यायोचित होते हैं। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है? गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करा सकते, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, ये गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य है एक सामाजिक और एवं आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि सामाजिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना। इस संबंध में बात की गई है। इन्हें लागू रखने के लिए विधान यानी कानून की आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्र लागू नहीं होते, ये अपने आप लागू नहीं होते। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। ठीक है, ये स्वतः लागू नहीं होंगे, इसके लिए विधान की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों ये थे नीति निर्देशक तत्व व उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।